तो देखा जाए तो आज हर एक ओरिजिनल चीज किसी न किसी चीज की कॉपी है, नहीं? लायन किंग को सब जानते हैं, लेकिन लायन किंग की इंस्पिरेशन निकली थी जापानीज एनिमे किम्बे द व्हाइट लायन, जो कि 1965 में आया था। और मजे की बात यह है, ओसामू तेजुका जो क्रिएटर हैं इसके, उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी वॉल्ट डिज्नी के 1942 के एक शो बाम्बी से। इवन क्रिस्टोफर नॉलन की इंसेप्शन, आज बहुत गालियां पड़ेगी, जिसको बनाने में उनको 10 साल से ज्यादा का वक्त लगा। हालांकि उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैंने किसी से इंस्पिरेशन ली या नहीं ली, बट 2006 में पापरिका एनिमे सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बन चुका था। इवन पापरिका से पहले ड्रीमस्केप भी आ चुका था। वैसे ही मैट्रिक्स घोस्ट इन द शेल मूवी से लिया गया, और हमारा ये मनपसंद गाना पहली नजर में कैसे जादू कर दिया 2005 के साउथ कोरियन गाने से इतना मिलता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम अपना एक ब्रांड या कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो ना, कॉपी करो, क्योंकि अगर तुमने कोई यूनिक चीज बना दी तो लोगों तक वो पहुंचेगी ही नहीं। ओहो, तुम्हें तो एक एग्जांपल बहुत देने पड़ते हैं। ये दोनों पानी हैं, तुम्हें पानी की हाय प्यास लगी है, तो कौन सा पानी चुनोगे? अवेयरनेस की कमी है। लेकिन कुछ लोग कॉपी करने को एक टैबू की तरह क्यों देखते हैं? वो आज उनका फिक्स कर देंगे उनका काम आज। क्योंकि मेरे ट्यूशन वाले सर ने मुझे एक बार बोला था, बेटा नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, क्योंकि मैंने सामने वाले का नाम ही अपनी कॉपी में लिख दिया था। तो आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि कॉपी करते हुए भी हम लोगों से कैसे अलग दिख सकते हैं, अगर तुम्हें तरीका पता हो तो। ये किताब ऑस्टिन क्लेओन ने लिखी थी, जिसमें सीधा सीधा कहा गया था कि क्रिएटिविटी तब तक नहीं आएगी जब तक कोई प्रेरणा न हो। खैर, क्या आपको पता था YouTube का एल्गोरिथम भी कॉपी कंटेंट को पुश करने के लिए डिजाइन हुआ था? ये जब मैंने पहली बार सुना, मेरे भी भाई दिमाग के तार खुल गए, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, इसका एक लॉजिक है कि क्यों YouTube 100% यूनिक कंटेंट को हेट करता है। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि एल्गोरिथम मैथमेटिक्स पे काम करता है, और एल्गोरिथम इस मैथमेटिक्स के बिहाइंड द सीन्स देखे तो एल्गोरिथम आपके सिंगल वीडियो को एक हाई डायमेंशनल मैथमेटिकल मैप के अंदर डाल देता है, जिसे हम कहते हैं वेक्टर स्पेस। एग्जाम्पल के लिए आप ग्रेविटेशनल फोर्स को दिमाग में रखना। अब जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं और एल्गोरिथम जो कि मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट्स पे बना है, वो तय करना शुरू करता है कि वीडियो किसके बारे में है, कौन इसे देखेगा, या ये किस वीडियो से सिमिलर है, इसका टॉपिक या इसका कंटेंट, तो वो वीडियो वो बाकियों को रिकमेंड करना चालू करता है जो उसके नियरेस्ट नेबर सर्च के अंदर जाते हैं। यानी आप ही के जैसे और वो कंटेंट ढूंढना चालू करता है जो लोगों ने देखे हों, तभी वो लोगों तक पहुंचाता है। और आप इस वीडियो के नीचे जो सजेस्टेड वीडियोस देखेंगे, वो उसी का आप एक एग्जांपल ले सकते हो। तो YouTube को अगर पता होगा कि इस बंदे ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, और ऐसी ही मैंने एक आध वीडियो कभी देखी थी अपने वेक्टर स्पेस में, उस ऑडियंस पे पहले मैं पहुंचा देता हूँ। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है, तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आपका कंटेंट 100% यूनिक होगा, यानी कि उसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, उसकी कोई सिमिलैरिटी कहीं है ही नहीं, तो वहां सिर्फ दो ही ऑप्शंस रहेंगे एल्गोरिथम के पास कि या तो इस वीडियो को ऐसी पड़े रहने दो इस वेक्टर स्पेस में, जब कोई ऐसा कोई कंटेंट अपलोड करेगा तो हम मैच करके देख लेंगे, या वो रैंडम ऑडियंस पे ही पहुंचाएगा, आपकी नीश ऑडियंस तक नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि एल्गोरिथम के पास वो मैथमेटिकल ब्रिज ही नहीं है ताकि वो एग्जिस्टिंग ऑडियंस से आपके कंटेंट को कनेक्ट कर सके। इसलिए आप देखते हैं जो बहुत 100% यूनिक कंटेंट होते हैं ना, वो फेल ही हो जाते हैं, भले उनमें कितनी भी वैल्यू हो। लेकिन हम भी ये जानते हैं कि 100% यूनिक कंटेंट बनाना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। और ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। 2016 में गूगल ने इसके ऊपर एक डेफिनेटिव रिसर्च पेपर निकाला था, एग्जैक्टली डीप न्यूरल नेटवर्क्स कैसे यूट्यूब रिकमेंडेशंस में काम करते हैं। वैसे वो आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर लोग कहेंगे नहीं यार, मैंने काफी चीजें यूट्यूब पे देखी हैं, ओरिजिनल है वो। मैंने ओरिजिनल बोला? ओरिजिनल और यूनिकनेस में फर्क होता है राजे। ओरिजिनल मतलब उसका ओरिजिन क्या है, किसने वो बनाया है, किसने वो रिकॉर्ड बटन दबाया है, एडिट किया है वीडियो, किसने वो राइटिंग की है, वो ओरिजिनल होता है। उसे ओरिजिनल नहीं कहते कि किसी का कॉपी वीडियो उठाया और अपने चैनल पर डाल दिया, वो तो कॉपी पेस्ट हो गया, ओरिजिनल थोड़ी ना हुआ, उसमें मेहनत किसी और ने करी थी। तो ओरिजिनल का मतलब होता है कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, और यूनिकनेस जो होती है वो कंपैरिजन होता है कि आपने जो ओरिजिनल कंटेंट अपलोड किया है वो और ओरिजिनल कंटेंट से
कितना यूनिक है, उसका लुक, उसका फील, उसका साउंड, उसकी सराउंडिंग, वो कैसे अलग है। जैसे कोई भी नया फोन जब लॉन्च होता है तो सारे टेक यूट्यूबर्स उसी फोन के ऊपर या उसी फीचर्स के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, लेकिन सबके एक जैसे व्यूज तो नहीं आते ना, सबके अलग यूनिक पर्सपेक्टिव रहते हैं। इसलिए आप किसी एक को देखना पसंद करते हैं, किसी एक को नहीं करते, लेकिन है सबके ओरिजिनल कंटेंट। तो इससे एक बात समझ में आ जाती है कि जब तुम्हें सोशल मीडिया पे कोई बोले ना जस्ट बी यूनिक, वो सबसे यूजलेस एडवाइस होती है। लेकिन रियल वर्ल्ड में उसके कहने का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो किसी का तुम्हें कॉपी करना, उसे ही हम कहते हैं यूनिक। तो दूसरों के लिए मुश्किल कैसे बनाया जाए? तो ये इमेज देखो, ये इमेज सबूत है कि यूनिक होना सारा पैटर्न्स का खेल है, एक तरीके से माइंड हैकिंग व्यूअर की। जैसे इस इमेज में फास्ट फूड के साथ ये सैनिटाइजर का क्या रोल है वे? तो अब तुम्हारी नजर सिर्फ सैनिटाइजर पे रहेगी क्योंकि उसके आसपास का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है। अब मैं इसे चेंज कर दूं तो अब तुम्हारी नजर सिर्फ बर्गर पे जाएगी क्योंकि उसके आसपास का एनवायरनमेंट उससे मेल ही नहीं खा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि यार कि यूनिक होना आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। आपको पूरी दुनिया से यूनिक नहीं होना है, उन लोगों से यूनिक होना है जो आपके आसपास हैं, जो आपके बगल में बैठे हैं। आपको सिर्फ उन 20 लोगों से डिफरेंट दिखना है जो आपकी नीश में है। अगर वो काले सूट पहनते हैं तो तुम येलो पहन लो। अगर उनका स्टाइल फास्ट कट दिखाने का है, फास्ट एडिट वो करते हैं, तुम स्लो हो जाओ। MKBHD ने यही किया। इसे हम कहते हैं वॉन रेस्ट्रॉफ इफेक्ट, आसान भाषा में एंटी ट्रेंड, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज नोट करने जैसी है, अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी यूनिक हो गए तब भी दिक्कतें हैं। ऐसे में लोग तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे, जैसे कोई मिल गया मैं रोहित के साथ हुआ। कोई लंबू बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो हमको बीच का रास्ता ढूंढना है, वो यूनिक स्पॉट को ढूंढना है जहाँ लोग हमें आइडेंटिफाई भी कर ले और उन्हें रिफ्रेशिंग भी लगे कुछ। तो वो स्पॉट कैसे ढूंढा जाए, अब देखते हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम के ऊपर, ये वाली मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी यार। अच्छा क्लीन लुक है और समझ में भी आ रहा है, मजेदार कॉन्सेप्ट था ये। फिर मैंने थोड़ा दिमाग के घोड़े दोहराए और कुछ ऊट पटांग सोचा कि यार मैं इसको कैसे और बेहतर कर सकता हूँ। तो ये टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहा है काट काट के। मैं एक काम करूंगा, मैं कैरेक्टर्स के वो कटआउट निकालूंगा और उससे हमने डिकोडिंग क्रिएटर साइकोलॉजी सीरीज बना दी, जो लोगों को काफी रिफ्रेशिंग लगी, कुछ नया देखने को मिला। वो बात अलग है कि समझ रहे हो। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 इंडिविजुअल्स यू आर हैंगिंग अराउंड। तो वो जो एवरेज निकल के आता है ना, वही आपका यूनिकनेस भी होता है, लेकिन उसे बहुत लोग समझ नहीं पाते। तो ऐसे में यूनिक लगने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि पर्सपेक्टिव इनटू सबवर्जन प्लस वॉइस प्लस फॉर्मेट। अब ये पूरा फॉर्मूला मैं तसल्ली से समझाऊंगा, तुम घबराना मत ये टर्म्स देख के। अगर तुम्हें ज्यादा टर्म्स भारी लग रही हैं, पर्सपेक्टिव, सबवर्जन, तो तुम इसे समोसा और चटनी मान लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये फॉर्मूले को शुरू करने से पहले ये भी बता दूं कि यहाँ पर इनटू क्यों लगा रखा है भाई। ये दोनों पर्सपेक्टिव और सबवर्जन कोरिलेशन में है। अगर आपका सबवर्जन 0 होगा, पर्सपेक्टिव ज्यादा होगा तो तुम मुंहफट हो जाओगे। अगर पर्सपेक्टिव ज्यादा होगा, सबवर्जन होगा तो तुम बोरिंग बन जाओगे। तो दोनों एक समान होने चाहिए, यानी समोसा और चटनी बराबर होनी चाहिए। पहले हम देखते हैं पर्सपेक्टिव और सबवर्जन के खेल को समझेंगे। जब भी तुम कोई टेक रिव्यू देखते हो तो तुम अपने चश्मे उतार लेते हो और उस क्रिएटर के चश्मों से देखना चालू करते हो वीडियो को। अच्छा MKBHD ने ये बताया था, इसकी निट ब्राइटनेस है और 8000 mAh बैटरी है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, M4 चिप इसमें लगा हुआ है। तो तुम ऐसे बातें करने लगोगे जो तकरीबन 90% लोग वैसे ही बातें करेंगे। तो उसमें तुम्हारा यूनिक पर्सपेक्टिव नहीं है, तुम MKBHD के चश्मे लगा के उनका पर्सपेक्टिव बता रहे हो। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा द साउंड ब्लेज का। उनका कंटेंट बाकियों से उस कैटेगरी में यूनिक दिखता है क्योंकि वो अपना पर्सपेक्टिव डाल देती है। एग्जांपल के लिए देखो। Guys, did you see that? How cool is this? If you're a self-careaholic just like me, then here are 6 products that you're absolutely gonna. In your 20s, an influencer will recommend you a product, and this is the one time you should actually listen. अरे भाई कहाँ जा रहे हो यार? अभी सो के उठे थे और एक पार्सल आ गया है। What? अंग्रेजी क्यों निकल रही है? ये बढ़िया चीज है भाई, ये कुछ करता रहता है। ये देखो, अब एक बार और गौर से देख लीजिए गरीबों। तो आपको सिमिलर दिखना है मेजॉरिटी ऑडियंस से, लेकिन अलग दिखना है अपने कॉम्पिटिटर से। बहुत से लोग गलती यही करते हैं कि यूनिक लगने के चक्कर में वो कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ अपनी ऑडियंस से भी यूनिक लगने लगते हैं, क्योंकि ऑडियंस को चाहिए रिलेटेबिलिटी फैक्टर और एक आइडेंटिटी क्राइसिस मैनेजमेंट
जो हो सकता है उनका वो चाहिए उन्हें। जैसे तुम टेक रिव्यू देख रहे हो तो वहां बता रहे हैं कि ये ब्यूटीफुल टाइटेनियम फील वाला एक फोन है, या तुमने मिडिल क्लास पापा के चश्मे लगा लिए, 80,000 का फोन अच्छे कैमरे वाला है, तुम सारा फोन ही अगड़म बगड़म दिखा रहे हो। तो वहां तुम्हारी टोन, वहां तुम्हारा पर्सपेक्टिव लोगों से अलग है, वो कॉपी ही नहीं हो सकता। तो आसान भाषा में आपका टेस्ट बहुत मैटर करता है यूनिक बनने में। आप क्या देखते हो इंटरनेट पे, क्या पढ़ते हो, किन के साथ रहते हो, कैसे बिहेव करते हो, कौन से चैनल देखते हो, दोस्तों के साथ कैसे बात करते हो, घर वालों के साथ कैसे रहते हो, ये सब चीजें मैटर करती हैं एक यूनिक पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए। और इसे हम प्यार से क्रिएटिविटी भी कहते हैं। फिर ये वाला पार्ट आता है वॉइस और फॉर्मेट का। आपकी वॉइस यानी कि आपकी टोन क्या है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, किस तरीके से बताते हैं चीजों को, वो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनती है। और फॉर्मेट कि आपकी वीडियो एक्चुअली फील कैसे करवाती है, या लुक कैसे है, उसके मूव्स कैसे हैं। हाँ, अब यहाँ पर एडिटर का रोल है। तो एक्चुअली इस पूरे फॉर्मूला से हमें 5 बातें पता चल जाती हैं कि यूनिक कैसे बना जा सकता है। पहला होता है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करें, जितना हो सके उस टॉपिक के डीप में जाए, क्योंकि जिसको ज्यादा नॉलेज होगी ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा चीजें दिखा सकता है, तो वो अपने आप में यूनिक बन जाता है। दूसरा आता है अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना। अब क्रिएटिविटी को कैसे इंक्रीज करें यार, चलो उसके लिए एक टास्क देता हूँ। तुम्हें अपनी 100 सेल्फियां खींचनी है अलग अलग एंगल से। फर्क नहीं पड़ता तुम ऊपर से खींच रहे हो, नीचे से खींच रहे हो, दाएं से खींच रहे हो, बाएं से खींच रहे हो, कच्छे के होल से खींच रहे हो या ब्रश के पीछे से खींच रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें 100 सेल्फियां खींचनी है अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग प्रॉप्स के साथ। फिर आता है तीसरा, चीजों को ऑब्जर्व करना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये किताब यहाँ पढ़ी है, ये किताब क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, ये जो वीडियो जिस कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है बेचारा वो क्या सोच रहा होगा। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कोई सोचता है ऐसे नहीं, तभी तो यूनिक है। फिर चौथी चीज आती है कि आप नोटिस करने की आर्ट को इम्प्रूव कीजिए। आप सड़कों पे जा रहे हैं, आपने कोई चीज देख ली, वो एक पल में आएगी आपके सामने, आपने उसमें से कुछ निकालना है, तो वही मोमेंट होगा। मैं उसके लिए नोटपैड का यूज करता हूँ। मैं फटाफट अगर कोई चीज दिखती है तो मैं टाइप कर लेता हूँ और संभाल के रख लेता हूँ। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को या अपने प्रॉप्स को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लेके आओ। वो तुमने कहावत तो सुनी होगी ना, आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है। सोचो इस माइक को मैं 10 मंजिला इमारत से फेंकूं नीचे तो इसकी क्या हालत होगी। तो उस समय ये माइक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होगा और लोगों को वही देखने में मजा आता है। रेड बुल इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है अपनी वीडियोस में। वहां भी आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव भी होती है और लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव भी जानने को मिलता है, क्योंकि वहां आप रॉ और ऑथेंटिक बन जाते हो। वहां तुम फेक नहीं कर सकते, तुम्हारे सामने अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, अब तुम वैसे ही रिएक्ट करोगे जैसे तुम्हें आता है भाई। इसीलिए लोगों को बिग बॉस बहुत पसंद है। खैर, अब देखते हैं कि तुम कितने यूनिक हो और कौन सी स्टेज पर हो। लेवल 1 होता है कॉपीकैट का। यहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग ऑडियो, कैप कट के टेम्पलेट, जो भी वायरल मूवमेंट चल रहा होगा स्क्रिप्ट का, वो उठाया और बना दिया। This is a message to all finance bros. This is a message to everyone. This is a message to all human content creators. This is a message to all the founders. This is a message to every marketing agent. This is a message to all home baddies. This is a message to everyone trying to get into AI. This is a message to all content creators. यानी कि effortless। फिर आता है लेवल 2, दी एग्रीगेटर। यहाँ पर आप 5 आर्टिकल रीड करते हो, टॉपिक देखते हो, समराइज करते हो उसे और फिर एक चीज बताते हो, here are the 5 tips। फिर आता है लेवल 3, ट्विस्ट। तुम एक पॉपुलर वीडियो का फॉर्मेट उठाते हो बट वहां पर अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखना चालू करते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देखा और वहां से एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया, तो वो भी कॉपी करना आसान होता है, लेकिन वहां पर एक आपका ओपिनियन जो होता है वो थोड़ा हाई होता है और यूनिक उसको वो बना देता है मिड लेवल पे। यहाँ पर लोग आपका वीडियो का फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वो आपका पर्सपेक्टिव कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने फेक करने की कोशिश की तो वो पकड़े जाएंगे। फिर आता है लेवल 4, कस्टम बिल्डर। यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होना चालू होती है, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। आप अपने ही विजुअल स्टाइल्स बनाते हो, जोक्स बनाते हो, कैरेक्टर्स बनाते हो, एडिटिंग की रिदम को डिसाइड करते हो जो और कोई मैच नहीं कर सकता उस तरीके से जैसे आप बता रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो, हम सबको लगता है कि मोर व्यूज इक्वल्स टू वायरलिटी होता है, लेकिन मिस्टर बीस्ट के हिसाब से रीइन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू वायरलिटी होता है। उनके मेन चैनल की वीडियोस को बनाने में लगभग $3 से $4 मिलियन लगते हैं, ये उन्होंने CNBC को बता रखा है।
हालांकि बहुत लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन वो उसकी टोनैलिटी, उसकी एडिटिंग स्टाइल, वो पर्सपेक्टिव वो बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो वो अपने आप में बहुत यूनिक बन जाता है, लेकिन उसका स्टाइल जो है, वो एडिटिंग स्टाइल जो है, वो बहुत रेयर है। हालांकि वो ये कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है उसे रेप्लिकेट कर पाना हर फ्रेम बाय फ्रेम, क्योंकि यहाँ फिजिकल एफर्ट की जो क्वांटिटी है वो राइज होनी चालू हो जाती है और एक लेजी क्रिएटर वो काम नहीं करेगा। फिर आता है लेवल 5, द गेम मेकर। वो खुद में ही एक नई चीज, एक नया कॉन्सेप्ट बना देता है किसी एक प्रिंसिपल को लेके या एक बेसिक रूल के इस्तेमाल से। जैसे अगर कोई सीख ले कि यार की फ्रेम कैसे काम करते हैं और वो ये चीज बना दे, तो उसने तो बस वो बेसिक कॉपी किए और अपने पर्सपेक्टिव लगा के, अपनी नॉलेज लगा के, अपने टोन इस्तेमाल करके ये बना दिया। वो उन बेसिक रूल्स पे एक्सपेरिमेंट करता है और नए कॉन्सेप्ट्स बनाता है, और इसको कॉपी करना इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए तुम पुनीत सुपरस्टार को ले लो। नहीं भाई, अपन तो कॉपी नहीं कर पाएंगे इस बंदे को। तो सीधी बात, आपको एक कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसमें अपना क्या अलग कर सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी चीज मिला के उसे कैसे अलग बना सकते हैं। जैसे समय रैना ने किल टोनी का कॉन्सेप्ट और इंडिया गॉट लेटेंट को मिला के इंडियाज गॉट लेटेंट बना दिया, लेकिन कोई उसे कॉपी नहीं करेगा। समय ने वहाँ अपना पर्सपेक्टिव और वॉइस उसमें ऐड करी जो ओरिजिनल ना होने के बावजूद भी यूनिक है। इवन आइंस्टाइन ने जीरो से कुछ नया इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने बस दूसरे साइंटिस्ट के फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स और मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को रिसाइकल किया। लॉरेंस के गलत कॉन्सेप्ट के सही मैथ उठाए और पुरानी नाकामियों को जोड़कर अपने रेवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव किया। खैर, अगर तुम एआई से वो यूनिकनेस अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए ये वीडियो देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।